हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश एग्जाम्स रिजल्ट गुरु में। सभी का स्वागत है और हम सीरीज चला रहे हैं यूपी भ्रमण के नाम से। यूपी भ्रमण मैंने नाम दिया है और यूपी भ्रमण के नाम से बेसिकली सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरा यूपी का एक चक्कर लगाएंगे, यूपी भ्रमण करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या खास बात है, क्या क्या खासियत है, कौन से त्यौहार हैं, कौन से लोक नृत्य हैं, कौन से नृत्य हैं, कौन से मेले हैं, है ना, कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, कौन कौन सी इमारतें हैं, कौन कौन से आपके जो है धार्मिक स्थल हैं, कौन से पुरातत्व स्थल हैं। सारी जानकारी, पूरी जानकारी आपको इस पूरी सीरीज में मिलने वाली है। यूपी भ्रमण में, उत्तर प्रदेश भ्रमण में मिलने वाली है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और इसी सीरीज में एक नया अध्याय जोड़ने वाले हैं। पिछले अध्याय की बात करें तो उस अध्याय में हमने एक संपूर्ण जानकारी ली थी, एक जानकारी प्राप्त करी थी जिसमें हमने कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे नया है, अभी मुख्यमंत्री कौन है, अभी राज्यपाल कौन है, पहले राज्यपाल कौन थे, ये सारी जानकारी उसमें प्राप्त करी थी। और उससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज का जो अध्याय होने वाला है, आज का जो लेक्चर, आज का चैप्टर होने वाला है, वो प्राचीन इतिहास पर। तो इतिहास से चलते चलते राज्य व्यवस्था पर आएंगे, राज्य व्यवस्था से चलते चलते भूगोल की तरफ चले जाएंगे और भूगोल से चलते चलते हम लोग अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चलेंगे। तो सारी जानकारी, सब कुछ आपको प्राप्त होगा सिर्फ आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश एग्जाम्स रिजल्ट गुरु में। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ इस अध्याय को शुरू करते हैं। यूपी स्पेशल फॉर ऑल एग्जाम्स, यानी कि यूपी भ्रमण, यूपी जीके लोकल, ठीक है, स्टेट जीके की बात करेंगे। और आज का हमारा अध्याय है प्राचीन इतिहास पर। तो माफ कीजिएगा, प्राचीन इतिहास भी आएगा, मध्यकालीन इतिहास भी आएगा और आधुनिक इतिहास भी आएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने रिजल्ट गुरु के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यकीन मानिए इसकी माफ़ी कहीं नहीं है, ये ज़रूर करना है आपको। और रिजल्ट गुरु के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते ही आपको उत्तर प्रदेश एग्जाम्स या यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु टाइप करना है टेलीग्राम पर और उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे क्या होगा, सारी क्लासेस, सारा शेड्यूल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। किसी से कुछ भी पूछने की, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको जानकारी वहां पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बस क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करना है और रिजल्ट गुरु ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड करना है। वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और क्या मिलेगा, और आपको पीडीएफ जो भी क्लासेस की हुई हैं वो सारी मिलेंगी। ठीक है, जिस भी वर्टिकल में आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कोई सा भी वर्टिकल हो, उस वर्टिकल के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के प्रमाण मेरठ और सहारनपुर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मेरठ से मिलते हैं और सहारनपुर से मिलते हैं। मेरठ का आपका आलमगीरपुर की हम चाहे बात कर लें तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी स्थल जो है आपका आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उससे भी पहले के समय की बात हो रही है। ताम्र पाषाण युग का मतलब होता है कॉपर, ताम्र मतलब होता है कॉपर और पाषाण मतलब होता है स्टोन, यानी कि वह समय जब लोगों ने कॉपर का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था, कॉपर यानी कि तांबे का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन जो स्टोन है, जो पाषाण है, उसका इस्तेमाल करना छोड़ा नहीं था। पत्थरों का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, लेकिन नए धातु को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, नया धातु जो है वो इसको ला दिया गया है। और कॉपर, तभी इस समय को बोलते हैं ताम्र पाषाण युग, यानी कि कॉपर स्टोन एज के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मेरठ से मिलते हैं, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, और सहारनपुर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। पूर्वी भाग में तो वैदिक की तरफ जाएंगे, जब वैदिक समय आएगा ना,
तब ये क्या होगा कि ये जो 7 नदियां हैं, ठीक है, ये जो सप्त सिंधु वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को छोड़कर और कौन से क्षेत्र की ओर, उत्तर वैदिक काल में ये पूर्व की ओर बढ़ चलेंगे, यानी कि मगध वाले क्षेत्र की ओर बढ़ चलेंगे, जिसमें आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध वाला पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा। अभी जो एरिया है वो अभी आपका एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लगा हुआ कुरुक्षेत्र, ये वाला आपको बेसिकली मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण सभ्यता के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है, कौन सी, पुरापाषाण सभ्यता के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं, प्रयागराज या इलाहाबाद में बेलन घाटी, ठीक है, कौन सी घाटी, बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली की चकिया से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद की बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली की चकिया से प्राप्त होते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर शर्मा के निर्देशन में बेलन नदी घाटी के गड्ढों की खोज और खुदाई की गई थी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्रश्न भी पूछा गया है। आर शर्मा का नाम आप लोग याद रखेंगे। किसका, आर शर्मा, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, उन्हीं के ही अध्यक्षता में जो बेलन नदी घाटी है उसके गड्ढों की खोज और खुदाई की गई थी। बेलन घाटी में पुरातात्विक स्थल लौह दनाला, कौन सी, लौह दनाला से पत्थर के उपकरण सहित अस्थि निर्मित देवी की मूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है, तो देवी की मूर्ति भी प्राप्त होती है और पत्थर के उपकरण सहित अस्थि निर्मित देवी की मूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये यहां पर हमको पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, बेलन घाटी, कौन सी घाटी, बेलन घाटी, कहाँ की, प्रयागराज की, कहाँ की है भैया, प्रयागराज की। तो पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है, बेलन घाटी की जो खुदाई है वो आर शर्मा की, किसकी, आर शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको यहां से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन पाषाण युग, मध्यकालीन पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, जो मेडिवल स्टोन एज है उसकी बात हो रही है। मनुष्यों के अवशेष, प्रतापगढ़ यानी कि आपका आ गया ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौन सा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये आपका प्रतापगढ़ हुआ है ना, सुल्तानपुर हुआ, ये रायबरेली है, ये आपका जो संसदीय क्षेत्र था राहुल गांधी का, है ना, यहाँ रायबरेली तो बेसिकली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। अमेठी जो है वो रायबरेली, वो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अभी वहाँ से स्मृति ईरानी जीती हुई है, ठीक है। तो प्रतापगढ़ जिले से मनुष्यों के अवशेष के सरीना है, राय और महादेहा से प्राप्त होते हैं। तो प्रतापगढ़ के कौन से, सरीना है, राय और महादेहा से प्राप्त होते हैं। नवीनतम उत्खनन के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कहाँ से, संत कबीर नगर शहर में स्थित लहुरा देव, कौन से देव, लहुरा देव, ये जगह का नाम है, लहुरा देव है। तो अगर नवीनतम उत्खनन से बात करें, के आधार पर बात करें, तो भारतीय उपमहाद्वीप, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें सबसे पुराना जो कृषि का साक्ष्य है वो कहाँ से, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर शहर से लहुरा देव से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी 2500 बीसी की है, ईसा पूर्व की है। यहाँ पर हम 8000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। 8000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व में किसके प्रमाण, चावल के प्रमाण मिले हैं। चावल यानी कि धान बेसिकली कह सकते हैं, तो धान के प्रमाण मिलते हैं। सराय नाहर राय जो प्रतापगढ़ में है ना, मिर्ज़ापुर लक्ष्मी माता का मंदिर है यहाँ पर। सोनभद्र बुंदेलखंड द्वारा
खुदाई में नव पाषाण काल यानी कि न्यू स्टोन एज के औजार और हथियार मिले हैं। ये औजार बेसिकली ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ये जो औजार हैं, ये औजारों का जो इस्तेमाल है, जो प्रयोग है, वो युद्ध के लिए नहीं होता था। युद्ध के लिए नहीं बल्कि शिकार के लिए किया जाता था। अब ये कैसे पता चलता है कि युद्ध के लिए नहीं शिकार के लिए था? क्योंकि जो औजार मिलते हैं वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, किसी मनुष्य को मारना या किसी ऐसे व्यक्ति को जो आप पर हमला कर सकता है उससे युद्ध करना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, क्योंकि हथियार बहुत छोटे हैं। और अगर हम बात करें वैसे भी युद्ध की, तो सिंधु घाटी सभ्यता तक हमको किसी भी प्रकार के कोई भी युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद युद्ध के प्रमाण, इंसान से युद्ध कर रहा है, उसके प्रमाण प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो हथियार हैं, हथियार अब बड़े होने लगे हैं और लोहे का जो है बेसिकली खोज हो चुकी है, तो अब हथियार लोहे के बन रहे हैं, तो वहां से हमको प्रमाण प्राप्त होते हैं युद्ध के। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता तक हमको किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके के युद्ध के जो प्रमाण है वो प्राप्त नहीं होते। इसलिए हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ कि जो ये औजार हैं, इनका जो इस्तेमाल होता था वो सिर्फ और सिर्फ शिकार के लिए किया जाता था, युद्ध के लिए नहीं। क्योंकि देखिए, फसल की अगर हम बात करते हैं तो इतनी जानकारी जो है लोगों में फसल के लिए नहीं थी। चावल हो गया, धान, या फिर आपका गेहूं हो गया है, आपका मेहरगढ़ से गेहूं मिल जाएगा, प्रतापगढ़ से आपका चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो छोटी मोटी जो फसलें हैं, कम फसलें जो है उसको क्योंकि उगाना नहीं आता, किस प्रकार से क्या टाइम पीरियड रहने वाला है, कितना समय लगेगा, उसका अंदाज़ा नहीं है। और फिर स्टॉक भी नहीं कर रहे हैं, जमा भी नहीं कर रहे हैं उसको। तो जो इजीली अवेलेबल है वो एक जानवर है, जिस जानवर को मार के पका के खाया जा सकता है या कच्चा भी खाया जा सकता है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो औजार हैं वो युद्ध के लिए नहीं बल्कि शिकार के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं। अब चलिए आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में, और यहाँ पर आलमगीरपुर नाम का आलमगीरपुर कहाँ मिलता है? मेरठ में मिलता है। कहाँ मिलता है? मेरठ में मिलता है। से हड़प्पा के सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, और ये सबसे पूर्वी क्या है? सबसे पूर्वी स्थल था, सबसे पूर्वी स्थल था। इसमें हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की ओर विस्तार का भी एक पता चलता है। यहाँ से कपास की खेती, इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कपास कह सकते हैं, या इसको हम सिंडोन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रीक लोग थे इसको सिंडोन कहते थे कपास को। ठीक है, तो कपास के साक्ष्य भी मिलते हैं, खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 16 में से 8 महाजनपद, जो टोटल 16 महाजनपद थे, आगंतर निकाय से हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद थे, उसमें से 8 जो महाजनपद हैं वो आधुनिक यूपी या आधुनिक उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ 16 में से 8 महाजनपद मिलते हैं। कौन कौन से हैं? कुरु है, पांचाल है, काशी है, कौशल है, सूरसेन है, चेदी है, वत्स है और मल्ल है। ये जो 8 महाजनपद हैं 16 में से वो मिलते हैं ये उत्तर प्रदेश में, और आधुनिक यानी कि मॉडर्न उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। बाकी जो सबसे पावरफुल महाजनपद था वो मगध का क्षेत्र था, जो सिर्फ बाद में एक ही रह गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुशीनगर पर हुणों के हमले के साक्ष्य मिलते हैं। तो हुण जो हैं उसके हमले कहाँ पर? कुशीनगर में देखने को मिलते हैं। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि उनका जो मृत्यु है गौतम बुद्ध की वो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में
हुई थी और पैदा कहाँ पर हुए थे, आपके नेपाल में पैदाइश उनकी हुई थी। ठीक है, निरंजना नदी के। चलो आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अशोक का 14वां शिलालेख कालसी, ठीक है, कालसी जो है वो उत्तराखंड, वैसे तो उत्तराखंड में है लेकिन उत्तर प्रदेश में मिलता है। उत्तराखंड भी पहले 2000 से पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश में बीता, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन कहाँ व्यतीत हुआ, या कौन से, इस तरह से लिख देते हैं, कौन से राज्य में व्यतीत हुआ, तो ये आपका उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश में बीता, इसलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने वर्षा ऋतु का अधिकांश समय कौशल राज्य में बिताया, वर्षा ऋतु का अधिकांश समय कौशल राज्य में व्यतीत किया। ठीक है, सुक्तिमती, क्या सुक्तिमती यानी बांदा के पास जगह है, चेदी महाजनपद की राजधानी थी। कौन सी, सुक्तिमती जो है वो चेदी महाजनपद की राजधानी थी जो बांदा के पास है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजस था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, अयाजस। ये क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि अयाजस जो है वो अयोध्या का पुराना नाम हुआ करता था। अयोध्या का पुराना नाम अयाजस था। आगे बात करते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अयोध्या में एक स्तूप का निर्माण कराया था। तो अशोक ने कौन से अयोध्या में एक स्तूप का निर्माण कराया था, ऐसा बौद्ध परंपरा जो है वो कहती है। खुद को भी, यानी बौद्ध धर्म जो है खुद को भी अयोध्या से लिंक करते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकर की जन्मस्थली अयोध्या थी। ठीक है, आदिनाथ हुए थे, आदिनाथ की जन्मस्थली के साथ साथ 5 जो तीर्थंकर थे उनकी जो जन्मस्थल है वो भी अयोध्या जी है, अयोध्या है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऋषभ पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था बनारस में, और वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो जैन धर्म का जो 23वें तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनका जन्म हुआ था बनारस में। ठीक है, चलिए, कन्नौज के कब्जे के लिए गुर्जर प्रतिहार, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पालों में या पाल वंश में, गुर्जर प्रतिहारों में और राष्ट्रकूटों के बीच बार बार संघर्ष हुआ। इसको त्रिदलीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों में, पालों में और राष्ट्रकूटों में बार बार संघर्ष हुआ है, और पाल की तरफ से धर्मपाल जो थे उन्होंने इस त्रिदलीय संघर्ष की बेसिकली शुरुआत की थी। ठीक है, लंबे समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का, याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था लंबे समय तक। 1018 से 1019 में महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, यानी कि महमूद गजनी ने भी कन्नौज को नहीं छोड़ा था। याद रखिए, कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज था, कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रयाग स्तंभ में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा किए गए दान का उल्लेख है। इसे क्वीन का रिकॉर्ड भी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्वीन का रिकॉर्ड भी कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ की बात करेंगे तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। काशी का पहला उल्लेख
अथर्ववेद में मिलता है। काशी जो है ना, पावन धरती है काशी जो, उसका जो उल्लेख है सबसे पहले अथर्ववेद में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी, यानी काशी की स्थापना किसने की थी? दिवोदास ने की थी। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भैया काशी की स्थापना दिवोदास के द्वारा की गई थी। काशी महाजनपद, जनपद की राजधानी वाराणसी था। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी था। कुमारगुप्त, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के कुमारगुप्त, यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में लिख दूंगा अभी बाद में, पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख गढ़वा इलाहाबाद से प्राप्त होता है। गाजीपुर में भीतरी स्तंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्तों का है। भीतरी स्तंभ शिलालेख में पुष्यमित्र और स्कंदगुप्त के युद्ध के बीच का वर्णन है। माफ कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से प्राप्त होती है स्लाइड से। पहली के देखिए, काशी की स्थापना, काशी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिवोदास के द्वारा, दिवोदास के द्वारा की गई थी। काशी की स्थापना दिवोदास के द्वारा की गई थी, है ना। और काशी का पहला उल्लेख, ये भी लिख देते हैं, काशी का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से, अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, क्लियर है। चलो, कुमारगुप्त के 2 और स्कंदगुप्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं। और भीतरी अभिलेख, यस भीतरी अभिलेख, ये गुप्त साम्राज्य की यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। भीतरी अभिलेख जो है वहाँ पर पुष्यमित्र और स्कंदगुप्त के बीच के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमको इस स्लाइड से प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी आपकी, वो चलो ठीक है। 1194 में मोहम्मद गौरी ने, किसने? मोहम्मद गौरी ने जो है चंदावर की लड़ाई लड़ी थी। चंदावर की लड़ाई किस किसके बीच में हुई थी? कन्नौज के राजा जयचंद, नहीं जयचंद, जयचंद और बेसिकली किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में। तो मोहम्मद गौरी के बीच में 1991 और 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था, है ना। तराइन का, कौन सा? तराइन का पहला युद्ध हुआ था और ये तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। दोनों पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। फिर उसके बाद देखिए दूसरा युद्ध जो था उसमें जो है मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था? जयचंद ने दिया था। किसने दिया था? हमारे अपने ही राजा भाई जो हैं जिम्मेदार हैं हर चीज़ के, है ना। उन्होंने बेदर्द इसका साथ दिया, अपने जो है भारत देश के नागरिक, भारत देश का जो योद्धा था उसका साथ देने की बजाय इसका साथ दिया। मोहम्मद गौरी का समर्थन किसने या साथ किसने दिया था? जयचंद ने दिया था। और इसका फल इसको 1194 में जब मोहम्मद गौरी ने इसको भी नहीं छोड़ा, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और उस युद्ध को क्या कहा जाता है? चंदावर का युद्ध, या उसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। किसका युद्ध भी कहा जाता है? कन्नौज का युद्ध भी कहा
जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कन्नौज के शासक थे और याद रखिएगा जयचंद जो है वो एक गढ़वाल राजा था। ठीक है, जयचंद जो था वो एक गढ़वाल राजा था। 1018 की बात करें तो मोहम्मद गजनी ने मथुरा के मंदिरों को नष्ट किया था, इसलिए इसको मोहम्मद गजनी को मूर्ति भंजक की उपाधि दी जाती है और इसको बुत शकीन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मूर्ति भंजक, बुत शकीन भी इसको कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा जो भारत में मंदिर हैं उनको नष्ट किया, मूर्तियों को नष्ट किया, तो ये सभ्यता बर्बाद करने में यकीन करता था। आगे बात करते हैं, 1670 ईस्वी में औरंगज़ेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो निर्मित किए गए थे उनको नष्ट किया था 1670 में, तो इनका ये काम रहा है। अशोक ने सारनाथ में सिंह स्तंभ बनवाया था, इस स्तंभ में के शेरों को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। तो सारनाथ जो है ये कहाँ पर है? सारनाथ आपका बनारस के पास में है। कहाँ पर है? बनारस के पास में है, और ये वही सारनाथ है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, पहला उपदेश दिया था। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, तो यहाँ पर होता है हमारा सेशन ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर पीडीएफ, मैं फिर से बताऊंगा, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम्स रिजल्ट गुरु को फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और वहां से आपको सारी पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, यहाँ से आप सीधा जाके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, नहीं तो ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करते ही आपको सारी पीडीएफ वहां से प्राप्त हो जाएंगी। मॉक टेस्ट कुछ मिलेंगे और कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको वहां से प्राप्त होंगे। ठीक, चलिए, तो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या कुछ नया देखना चाहते हैं। इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं। ज़्यादा इतिहास, देखिए राजस्थान की अगर हम बात करते हैं या बिहार की हम बात करते हैं, तो वहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। उत्तर प्रदेश का इतिहास उतना लंबा इतिहास नहीं है, और उस इतिहास को भी हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है, प्राचीन में, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में उसको डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है, जो मेडिवल हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसको फटाफट से देख लेंगे, सारी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।